हाय, वेलकम टू इंग्लिशा। अक्षय, आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे टाइम और टेंस कनेक्टेड कैसे हैं। आपको पता है, हर बार की तरह इस बार भी कुछ बहुत बेहतरीन, बहुत ख़ास। ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, हाउ टाइम एंड टेंस आर कनेक्टेड। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और टेंस के तो डेफिनेशन कमाल के आए हैं यहाँ पर। ज़रा इंतज़ार कीजिए। सबसे पहली बात, टाइम क्या है? तो ध्यान रखिए, टाइम इस सृष्टि से जुड़ी हुई एक समझ है, एक कॉन्सेप्ट है, एक पहलू है जिसे आप एस्पेक्ट कहते हैं। एस्पेक्ट मीन्स पहलू, कॉन्सेप्ट मीन्स समझ, राइट? इसलिए सबसे पहली बात, टाइम इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यूनिवर्स से संबंधित बात है ये समय, और समय ही सबसे बड़ा फैक्टर है इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए। दैट्स वाई टाइम इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। लेकिन टेंस, टेंस तो हम ग्रामर में पढ़ते हैं, इसलिए टेंस कैसा कॉन्सेप्ट? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। इसलिए हमने कहा टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। ये ध्यान रखेंगे आप। और सबसे अहम बात, टाइम कंट्रोल्स टेंस। ये ध्यान रखिएगा। यस, टाइम, टाइम कंट्रोल्स टेंस, नॉट टेंस कंट्रोल्स टाइम। टाइम के मुताबिक टेंस होगा, ये ध्यान रखिएगा। टेंस टाइम डिसाइड नहीं करेगा। हाँ, टेंस टाइम बताता है, इशारा करता है, लेकिन स्टेटमेंट में, सेंटेंस में टाइम वाले वर्ड को, जो वर्ड टाइम की समझ देता है, उसके मुताबिक हम अपने टेंस चेंज करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं सेंटेंस में। ये हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए हमने कहा टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग। देन व्हाट इज टेंस इन फ्रंट ऑफ टाइम, राइट? तो टाइम कंट्रोल्स टेंस। ये बात बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनवाती है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी। ये सारी चीज़ें आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप एस्पिरेंट हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, या किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी डिसिप्लिन के बच्चे हों, आप स्टूडेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो, समझ यही ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, इसलिए टाइम जब टेंस को कंट्रोल करता है, टाइम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, तो कह सकते हैं कि टेंस को हम बिना टाइम के पढ़ ही नहीं सकते। इकलौता टेंस नहीं पढ़ा जा सकता, टाइम के साथ ही टेंस को पढ़ना पड़ेगा। यानी टाइम टेंस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, अभिन्न अंग है। वही हमने कहा इंटीग्रल पार्ट। सो टाइम इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेंस। टाइम टेंस का अभिन्न अंग है। एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज, टाइम का काम क्या होता है? तो जब तक टाइम नहीं आता है सेंटेंस में, तब तक टेंस को एक मीनिंग नहीं मिलती है। ध्यान रखेंगे। अगला सेशन आप जारी रखेंगे और देखिएगा टाइम एंड टेंस कितना आसान होता है आपके लिए। और अगले सेशंस में हम बहुत खूबी की बात करने वाले हैं। यानी अगले सेशंस जितने भी होंगे टाइम एंड टेंस से रिलेटेड, बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। एंड ओनली इंग्लिशा प्रोवाइड्स विद यू। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आपको प्रोवाइड करती है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वालिटी, ये कंटेंट, बस सीखते चलिए। टाइम क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ टेंस, राइट? टाइम क्लियर करता है टेंस की मीनिंग को। तो जो मीनिंग ही क्लियर करता है, उसे आप छोड़ कैसे सकते हैं? इसलिए हमने कहा टाइम इंटीग्रल पार्ट है टेंस का। अब टेंस की यहाँ पर डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्या परिभाषा होनी चाहिए? ये परिभाषा बहुत कमाल की परिभाषा है, बुकिश डेफिनेशन नहीं है। ध्यान से हमने लिखा है, टेंस इज अ सेट ऑफ inflectional forms of a verb that express distinctions of time. Yes, I think this is one of the best definitions of tense. ये हाई फाई डेफिनेशन है, इसको समझते हैं क्या कहा हमने। टेंस इज अ सेट ऑफ
inflectional forms of a verb that express distinctions of time. हमने वही नॉर्मल बातें कही हैं लेकिन कुछ अच्छे शब्दों के कॉम्बिनेशन के साथ, ताकि हम अच्छी डेफिनेशन अपने पास रखें, कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन रखें किसी भी चीज़ से रिलेटेड. समझिए, टेंस इन्फ्लेक्शनल मतलब होता है रिलेटेड टू चेंज. ओके, चेंज से संबंधित. इन्फ्लेक्शन मतलब होता है चेंज. तो इन्फ्लेक्शनल मतलब रिलेटेड टू चेंज. तो टेंस एक सेट है अलग अलग फॉर्म्स के. वो फॉर्म्स किसके होंगे? वर्ब के. यानी वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स के सेट को टेंस कहते हैं. इसलिए V1 से टेंस क्रिएट अलग होगा, V2 से भी एक टेंस क्रिएट होगा, V3 से कोई दूसरा टेंस क्रिएट होगा, V4 से कोई दूसरा टेंस क्रिएट होगा, और V5 से V1 V2 V5 से सेम टेंस क्रिएशन होता है. यानी हमने क्या कहा कि अलग अलग वर्ब फॉर्म से, यानी अलग अलग इन्फ्लेक्शनल फॉर्म से, अलग अलग चेंज्ड फॉर्म से अलग अलग टेंस क्रिएट होते हैं. राइट. इसलिए हमने कहा यहाँ पर टेंस वर्ब का इन्फ्लेक्शनल फॉर्म है. इन्फ्लेक्शनल फॉर्म मतलब अलग अलग फॉर्म है. एक वर्ब आप उठाइए, उसके अलग अलग फॉर्म्स क्या संभव है V1 से लेकर V5. तो टेंस एक्चुअली V1 से V5 ही है. यही इसमें कहने की मीनिंग है, जो हमें क्या बताता है? दैट एक्सप्रेस डिस्टिंक्शंस ऑफ टाइम. अलग अलग वक्त का अंदाज़ा देता है, अलग अलग टाइम के बारे में बात करता है, अलग अलग समय की समझ देता है. यानी अगर कोई ख़ास टेंस का इस्तेमाल है तो उससे टाइम का इशारा अलग है. कोई ख़ास तरह का टेंस है, टेंस मतलब वर्ब का फॉर्म, वर्ब का अलग अलग फॉर्म. इन्फ्लेक्शनल फॉर्म मीन्स अलग अलग डिफरेंट चेंज होने वाला फॉर्म जो है. V2 से पास्ट टाइम को रेफरेंस मिलता है और V1 से प्रेजेंट टाइम को रेफरेंस मिलता है. देखा, वर्ब जब हमने चेंज किया, इन्फ्लेक्शन लाया वर्ब में, वर्ब के फॉर्म में, तो टाइम अलग अलग मिलने लगे. यानी टेंस वर्ब के अलग अलग फॉर्म होते हैं, या ऐसा कहें टेंस वर्ब के अलग अलग फॉर्म को कहते हैं. और अलग अलग फॉर्म जब इस्तेमाल होते हैं वर्ब के, तो हमें अलग अलग समय का कॉन्सेप्ट, समय की समझ मिलती है. इसलिए यहाँ कहा गया दैट एक्सप्रेस डिस्टिंक्शंस ऑफ टाइम. डिस्टिंक्शंस मीन्स डिफरेंस. तो टाइम के बीच भेद, टाइम का डिफरेंस हमें बताता है वर्ब का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आकर. इन फाइनल हम क्या कह सकते हैं कि टेंस वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, और वही वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स हमें टाइम का इशारा देते हैं. सो टेंस इज अ सेट ऑफ इन्फ्लेक्शनल फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब दैट एक्सप्रेस डिस्टिंक्शंस ऑफ टाइम. आई होप आप यहाँ तक इसे समझ चुके हैं. यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और आज मैं बात करूँगा आपके साथ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है. और कमाल के एग्जाम्पल हमने लिए हैं आपके लिए. पूरी बातें आपको समझ में आएंगी. चलते हैं. टाइम एंड टेंस, इंडेफिनिट टेंस के विषय में हम पढ़ रहे हैं. इंडेफिनिट टेंस बनता ही है सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ब से. वो 3 वर्ब्स हैं V1, V2 और V5. इन्हीं 3 वर्ब से इंडेफिनिट टेंस बनते हैं. दूसरा कोई वर्ब नहीं है जो इंडेफिनिट टेंस बनाता है. अब ध्यान से समझिए. यानी इंडेफिनिट टेंस बनाने की औकात सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ब्स के पास ही है. सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ब्स में ही है. वो 3 वर्ब्स हैं V1, और जस्ट उसके बाद वाला V2, और सबसे आखिरी वाला V5. पूरा एकदम पिक्चर चलना चाहिए आपके दिमाग में. राइट. तभी मैं इतने एपिसोड वाइज पढ़ा रहा हूँ, एपिसोड वाइज आपसे बातें कर रहा हूँ. ठीक है. अब एक तरफ हमने लिखा है प्रेजेंट, एक तरफ पास्ट. इंडेफिनिट तो बनेगा V1 V2 V5 से. तो प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा V1 और V5. यानी सबसे पहला वाला फॉर्म, सबसे पहला वाला वर्ब, और सबसे आखिरी वाला वर्ब फॉर्म, दैट इज़ V5. V1 और V5 पहला और आखिरी प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है. याद रखिए, पहला और आखिरी, इसी पर जोर देना है. और पास्ट के लिए V2 इस्तेमाल होता है. V2 का नाम ही होता है पास्ट वर्ब, इसलिए तो ये पास्ट टाइम को और पास्ट टेंस को रिफ़र करता है.
इजी है। नीचे पढ़ते हैं, गज़ब की समझ अभी मिलने वाली है। आपने देखा कि हमने स्ट्रक्चर लिखा आई डू, आई डिड। ध्यान रखिए, आई डू को आप एक जनरलाइजेशन मान लीजिए बाकी सभी सेंटेंसेस के लिए। डू वर्ब को हमने मान लिया एक जनरल वर्ब, और डू की जगह पर अब हम कोई भी वर्ब लिखते चलेंगे। तो हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि आई डू, आई एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसके साथ हमने डू लगाया, और इधर हमने पास्ट दिखाने के लिए आई डिड किया। डिड की जगह पर अब आप V2 में कोई भी वर्ब रखते चलें, लेकिन एक स्ट्रक्चर हमने दिमाग में तैयार कर लिया। आई डिड आएगा पास्ट में, आई डू आएगा प्रेजेंट में। अब समझिए, V1 और V5 में नंबर होते हैं। V1 प्रेजेंट वर्ब कहलाते हैं और V5 सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं। ये नाम है इनका। अगर आप गौर करें इनके नाम को, तो V1 का नाम होता है प्रेजेंट और V5 का नाम होता है सिंगुलर, राइट। और दोनों ही प्रेजेंट टाइम को रिफ़र करते हैं, ध्यान देना है। अब नंबर मैं बताता हूँ। V1 का नंबर होता है प्लूरल, V5 का नंबर होता है सिंगुलर। सारे V1 प्लूरल होते हैं, सारे V5 सिंगुलर होते हैं। यानी प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट जाएंगे और सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। तब तो आप यहाँ कहेंगे कि डू एक V1 है जो कि प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ हमने आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे लगाया। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। अगर रूल है तो एक्सेप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब। तो आई डू, अब डू की जगह पर अब आप जिस भी वर्ब को इस्तेमाल करना चाहते हैं करिए। आई वर्क, इसकी मीनिंग क्या है? आई डू मीन्स मैं करता हूँ। आई डिड मैंने किया, कोई काम है। आई वर्क मैं काम करता हूँ। आई वर्कड मैंने काम किया। काम करने का एक्शन पास्ट में हमने फिनिश्ड दिखा दिया, पास्ट टाइम था इसलिए V2। वी वर्क, अब हम ऐसा कहते हैं हम लोग काम करते हैं। वी वर्कड हम लोगों ने काम किया। ही वर्क्स, अब आप गौर कीजिए, ही हमने लिखा जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और V5 सिंगुलर कहलाता है। V5 को सिंगुलर स्टेटस मिला हुआ है इंग्लिश के स्कॉलर्स के द्वारा। क्यों मिला है वी कांट से, किसी न किसी वर्ब को तो मानना चाहिए था, मानना होगा। तो विद्वानों ने V5 को ही सिंगुलर माना है और V1 को प्लूरल माना है। बाकी बीच के जितने वर्ब्स हैं V2, V3, V4 इनके कोई नंबर्स नहीं होते हैं। तो ही के साथ हमने वर्क्स लगाया, V5 लगाया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। उसके नीचे है इट वर्क्स, यह काम करता है। कोई मशीन है, कोई टूल है, यह काम करता है। हाँ हाँ ये काम करता है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे पूछते हैं। तो ऊपर के सेंटेंस को हमने चेंज किया ही वर्कड, और इट वर्क्स को चेंज किया इट वर्कड। उसने काम किया और उसने काम किया। इट वर्कड का भी उसने काम किया, मतलब वो मशीन काम कर गई, उस मशीन ने फंक्शन दिखाया। तो हमने क्या देखा सिंपली कि प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिफरेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 का इस्तेमाल होता है और पास्ट के इंडेफिनिट में V2 का इस्तेमाल होता है। एंड यस, बार बार आपको ये याद रखना है कि इंडेफिनिट टेंस बनाने में सिर्फ और सिर्फ 3 ही वर्ब्स के काम आते हैं, 3 ही वर्ब्स काम में आते हैं, क्योंकि 3 ही वर्ब्स के पास ये क्षमता है, ये औकात है कि इंडेफिनिट टेंस बनाए। एंड दीज आर V1, V2 एंड V5, जिसमें V1 और V5 प्रेजेंट है, बीच का वह V2 पास्ट के लिए। अब हम 2 बातें पढ़ेंगे, इसके हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। फंक्शन मतलब काम, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की समझ क्या होती है, किस काम को दिखाने के लिए, किस फंक्शन को दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम यह एग्जाम्पल की मदद से एक्चुअली इंडेफिनिट टेंस के फंक्शन पढ़ रहे हैं, और फंक्शनल स्टडी ही टेंस का इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रामर। ओके, फंक्शनल स्टडी ऑफ टेंस। स्टार्स शाइन बाय नाइट, स्टार्स शाइन बाय नाइट, कि तारे रात में चमकते हैं। स्टार्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ V1 आएगा क्योंकि V1 भी प्लूरल होता है, इसलिए शाइन लिखा हमने प्लूरल। अब इधर देखिए, कमाल की बात निकल कर आई है। अगर आप इसे भी पास्ट करते हैं अपनी आदत के मुताबिक, जैसे ऊपर के सभी सेंटेंसेस को हमने पास्ट में किया, इसे भी कर दिया। स्टार्स शोन बाय नाइट, कि तारे कल रात चमके थे। गलत, तारे सिर्फ कल ही रात चमके थे, उससे पहले नहीं चमके थे।
या क्या आज नहीं चमकेंगे, या कल नहीं चमकेंगे क्या? कहने की मीनिंग, क्या तारे रोज़ रात में नहीं चमकते हैं क्या? तो तारे रोज़ ही रात में चमकते हैं। बादल ना हो तो दिख जाएंगे, चमकते तो हमेशा हैं, रात होती है तो दिखते हैं हमें, वो फ़र्क यही है। बादल आ जाएं तो नहीं दिखते, चमकते तो वो हमेशा हैं, लेकिन चूँकि हम रात में उन्हें चमकते देखते तो साइंटिफिकली हम कहते कि तारे रात में चमकते हैं। खैर, विज्ञान में भी नहीं जाना है, लैंग्वेज में रहना है, हमें समझते हैं इसे। तो हमने कह दिया तारे कल रात में चमके। इस बात से ये लगता है कि तारे रोज़ रात में नहीं चमकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट ही गलत है। यानी हमने क्या समझाया, एक बात जो सत्य हो, एक बात जो तथ्य हो, एक बात जो कोई फैक्ट हो, उस फैक्ट को, उस सत्य को हम पास्ट में नहीं लिखते। सत्य कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे का नहीं पता। ओके, तो फिलहाल अभी आपके देखने तक, आपके बोलने तक ये बात तो सही है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट में ही लिख पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही लिखेंगे। यानी कोई बात जो फैक्ट हो, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें फैक्ट्स, जिसमें तथ्य मौजूद हो, उस फैक्चुअल स्टेटमेंट को, या ऐसा कहिए ऐसा स्टेटमेंट जो कैरी करता है ट्रुथ, अपने में सत्य, उस तरह के स्टेटमेंट को हम हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही लिख पाएंगे। पास्ट के इंडेफिनिट में जैसे आपने किया तो ये मान्यता ही, ये सत्य ही ध्वस्त हो जाता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में चमकता है, आज भी चमकता है, कल भी चमका था, और सृष्टि अगर कल रही तो कल भी चमकेगा। अब हमने कह दिया द सन रोज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में कल चमका था। तो कल चमका था लगता है कि रोज़ नहीं चमकता है, अच्छा कल चमका होगा, ऐसी बात नहीं होती है। इसलिए इस स्टेटमेंट में भी एक फैक्ट है। कैसा फैक्ट है? वैश्विक सत्य है, इस सृष्टि का सत्य छुपा हुआ है कि सूर्य पूरब में चमकता है। एक्चुअली सूर्य पूरब में नहीं चमकता है। यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, जिस दिशा में सूर्य चमकता है उस दिशा को पूरब कहते हैं, मैं ऐसे समझता हूँ, और यही सही है समझना, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। सूर्य कल पूरब में चमका था, ये बात ही गलत है। यानी फैक्चुअल स्टेटमेंट्स को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक फंक्शन क्या हुआ कि यूनिवर्सल फैक्ट को दिखाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट वैश्विक सत्य को दिखाता है जो समय के दायरे से बाहर हो, एक मायने में, मतलब समय उस पर हावी ना हो, पास्ट उस पर हावी ना हो सके, प्रेजेंट भी नहीं, फ्यूचर भी नहीं, हर समय में मौजूद हो। तो समय में रहकर समय के दायरे से बाहर, थोड़ा फिलॉसफी है यहाँ पर। खैर, समझ रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। जो बात हमेशा सत्य हो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखाते हैं, इतना आप समझ लें। अब इसमें कुछ खास एग्जांपल्स हैं। तो एक फंक्शन हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि ये यूनिवर्सल फैक्ट को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड कम्स टू मीट मी डेली। मेरा मित्र मुझसे रोज़ मिलने आता है। तो रोज़ आता है मिलने मुझसे, यानी हम उसकी आदत दिखा रहे हैं। आदत कब दिखा रहे हैं? देखिए स्टेटमेंट के नीचे लिखा है हैबिट इन प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम उसकी आदत की बात कर रहे हैं। तो हाँ, कोई चीज़ जो आदतन प्रेजेंट टाइम में हो रही हो, उस चीज़ को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाएंगे। और वही चीज़ अगर पास्ट में भी आदतन हो रही हो, आदत के तौर पर हो रही हो, उस काम के होने में किसी की आदत दिख रही हो, तो पास्ट में भी उसे हम लिख सकते हैं। यानी बात अब सिंपली समझें, प्रेजेंट टाइम की आदत को प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखाते हैं और पास्ट टाइम की आदत को पास्ट इंडेफिनिट से दिखाते हैं, राइट। यानी प्रेजेंट टाइम में किसी एक्शन का आदतन होना, रोज़ रोज़ होना, आदत के मुताबिक होना, प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखाते हैं, और पास्ट टाइम में आदतन होना उस काम का पास्ट इंडेफिनिट से दिखाते हैं। जैसे मेरा दोस्त मुझसे रोज़ मिलने आता है, आज भी आता है। वही जो आप हिंदी में पढ़ते हैं ट्रांसलेशन के तौर पर, ता है, ती है, ते है, यही बात है एक्चुअली उसमें। और ता था, ती थी, ते थे, एक्चुअली उसमें भी बात है कि रोज़ ऐसा होता था, रोज़ यह चीज़ होती थी। ओके, तो आज मेरा दोस्त आ रहा है रोज़ मिलने, तो कल भी आता था। माई फ्रेंड केम टू मीट मी डेली। जब मैं लंदन में था तो मेरा मित्र मुझसे रोज़ मिलने आता था। तो पास्ट की आदत दिखा रहा है,
तो सिंपली हम V2 लिख देंगे, पास्ट इंडेफिनिट लिख देंगे। पास्ट इंडेफिनिट किससे बनता है? V2 से। V2 का इस्तेमाल कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे बनता है? V1 और V5 से। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो V1 लिख देंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो V5 लिख देंगे। आगे बढ़िए। माई फादर कॉल्स मी डेली, या माई फादर कॉल्स मी ऑन संडेज। हाँ, या संडेज सही है। ऑन संडे भी लिख सकते, ऑन संडेज भी लिख सकते, बोथ आर करेक्ट। करेंगे बात इस पर फिर कभी और। आइए यहाँ बढ़ते हैं कि मेरे पिताजी मुझे रोज़ कॉल करते हैं, करते हैं, आदत है, हैबिट। एंड माई फादर कॉल्ड मी डेली, मेरे पिताजी मुझे रोज़ कॉल करते थे। सपोज़ मैं बाहर था, पिताजी घर पर थे, मैं पढ़ने कहीं आया था या मैं काम करने कहीं आया था, तो पिताजी रोज़ मेरा ख्याल रखते थे, फ़ोन कर बातचीत करके पूछते थे। तो पिताजी रोज़ कॉल करते थे, आदत थी, हैबिट थी। तो पास्ट हैबिट को पास्ट इंडेफिनिट से दिखाते हैं एंड प्रेजेंट हैबिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखाते हैं। ये एक दूसरा फंक्शन है। यूनिवर्सल फैक्ट तुमने देखा, और हैबिट दिखाना, दिस इज़ कॉल्ड हैबिचुअल एक्शन। तो प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट से, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को पास्ट के इंडेफिनिट से। माई फादर कॉल्ड मी ऑन संडेज, संडे फ़ोन किया करते थे। तो संडे फ़ोन करने की ही आदत थी। या अगर मैं ऐसा कहूँ कि आज प्रेजेंट टाइम में भी संडे को ही फ़ोन करते हैं, सिर्फ संडे को फ़ोन करते हैं, फिर अगले संडे, मतलब संडे को तो फ़ोन करने की आदत है, हैबिट है। तो हैबिचुअल एक्शन को हम इंडेफिनिट टेंस से दिखाते हैं। टाइम आपके जिम्मे है, किस तरह के टाइम को दिखा रहे हैं आप। नेक्स्ट, अब बहुत कमाल की बात आने वाली है। ही स्मोक्स, वह पीता है। तो स्मोक्स तो आप समझ रहे हैं, वह सिगरेट पीता है सपोज़। तो हम यहाँ हैबिट दिखा रहे हैं, पीता है नॉर्मली, तो V5 का इस्तेमाल किया, ही है, सिंगुलर है। अब हमने कहते ही स्मोक्ड, सपोज़ को पास्ट में भी आदत थी, या किसी जिस इंसान के विषय में हम जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ से डिपार्ट कर चुका है, उसने फाइनल गुड बाई कह दिया है इस वर्ल्ड को। सपोज़ हम उसकी चर्चा करें, उसकी कहानी कह रहे हैं, तो कहते हैं अच्छा वो पीता था, ही स्मोक्ड, सीधी सी बात, पास्ट की हैबिट दिखाई हमने। लेकिन आइए नीचे, एक मैसेज भी इस वीडियो में छुपा हुआ है सबों के लिए। स्मोकिंग किल्स, पीना मारता है, स्मोकिंग करना जान लेता है, मारता है। तो स्मोकिंग किल्स, यहाँ पर हैबिट नहीं है, फैक्ट है। हमने फैक्ट से बातें की थी, तो क्लास को हम, सेशन को हम फैक्ट पर लाकर एंड करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कह दें स्मोकिंग किल्ड, स्मोकिंग मारा करता था या स्मोकिंग मारता था, स्मोकिंग जान लेता था, तो क्या आज जान नहीं लेता है? स्मोकिंग आज भी जान लेता है। इसलिए सचेत रहें, स्वस्थ रहें। आपका स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा धन है, राइट। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करेंगे और इसी तरह सीखते चलेंगे। लास्ट स्टेटमेंट आपने समझा ना, स्मोकिंग आज भी मारता है, ये फैक्ट है। जब आज भी कोई फैक्ट है तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में नहीं ले जा सकते। पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद वो बात सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही संभव थी। क्या आज वो सत्य नहीं है? तो जो बात आज भी सत्य हो उसे आप पास्ट में लिख ही नहीं सकते, इसलिए उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का रास्ता इख्तियार करेंगे ही नहीं। सो दिस इज़ हाउ वी हैव डिज़ाइंड अ गुड mechanism of understanding through this session. I hope you enjoyed this session. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बात देश की है। इंग्लिश टीचर्स यू बेटर।